Welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study chapter 4 of class 12th NCERT Geography Primary Activities. जो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं वही पढ़ाए गए हैं टाइम सेविंग के लिए, और इसमें सारे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं जो कि चाहे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन आए इसी में से आएगा। चाहे एकेडमिक पर्पस से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे CUET एग्ज़ाम के लिए हो, और चाहे UPSC कैंडिडेट्स के लिए हो, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। क्लास 6 से 12 तक के सारी NCERT पढ़ने के लिए हमारा ऐप भादुड़ी फाउंडेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारी NCERT आपको मिलेगी पढ़ने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम एज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जिससे भी इनकम जनरेट होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको हमने 4 भागों में कैटेगराइज किया है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? आर दोज directly dependent on the environment, as these refer to utilization of earth resources such as land, water, vegetation, building materials and materials। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके एक्टिविटी की जाती है उसको प्राइमरी एक्टिविटी में रखते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। इट दस इंक्लूड्स हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज की जाती है। पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। जो भी लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं उनको रेड कॉलर वर्कर्स या रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ दियर वर्क। रेड कॉलर वर्कर्स। हंटिंग एंड गैदरिंग, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेंस। जो अर्लियर प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स थे वो अपने आसपास के वातावरण पे ही डिपेंडेंट थे अपनी सब्सिस्टेंस के लिए। दे सब्सिस्टेड ऑन एनिमल विच दे हंटेड एंड एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। तो आसपास के एरिया से जो भी वो प्लांट्स इकट्ठा करते थे जो कि एडिबल होते थे, और जो एनिमल्स को वो हंट करते थे उसी पे वो बेस करते थे। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज डिपेंडेड ऑन वाइल्ड एनिमल्स। पीपल लोकेटेड इन ए वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। तो जो लोग बहुत गर्म या बहुत सर्द मौसम में रहते थे वो हंटिंग पे ही अपना जीवन यापन करते थे। मैनी सोसाइटीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। और इसी वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है या इंडेंजर्ड हो चुकी है। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। दीज आर कैरिड आउट एट डिफरेंट लेवल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो सबसे पुरानी एक्टिविटी अगर कही जाए तो वो हंटिंग है, और ये डिफरेंट अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग ओरिएंटेशन मतलब पर्पस के लिए की जाती थी हंटिंग। Gathering is practiced in region with harsh climatic condition. It often involves primitive society who extract both plants and animals to satisfy their needs for food, shelter and clothing के लिए गैदरिंग की जाती थी और हंटिंग की जाती थी। This type of activity requires a small amount of capital investment and operates at a very low level of technology. तो हंटिंग और गैदरिंग और हंटिंग ये जो होती थी ये बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट में होती थी और लो टेक्नोलॉजी से। द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस। और इसमें कोई भी सरप्लस प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, जो हंट किया जाता था वही खा लिया जाता था और अगले दिन फिर हंटिंग की जाती थी या गैदर किया जाता था। तो इसमें स्टोरेज या सरप्लस की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन मॉडर्न टाइम्स हमें गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में ये जो गैदरिंग वाली एक्टिविटी है ये कुछ मार्केट ओरिएंटेड हो गई थी और फिर इनका कमर्शियल एंगल शुरू हो गया था। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, बार्क्स, ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स एंड आफ्टर स्मॉल प्रोसेसिंग सेल द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो जो गैदरर्स थे वो कुछ बेनिफिशियल प्लांट्स को इकट्ठा करते थे, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स हो गए या किसी पत्ते के लीव्स हो गए, बार्क्स हो गए,
और उनको कुछ प्रोसेस करके या सीधे ही मार्केट में बेच दिया जाता था। दे यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल द बार्क इज यूज फॉर कुनैन, जैसे कि बार्क से कुनैन बना लेते थे, टैबलेट होती है। टैनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉर्क, लीव सप्लाई मटेरियल फॉर बेवरेज, कुछ पेय पदार्थों को ड्रिंक्स बनाने के लिए पत्ते यूज होते थे, जैसे चाय की पत्ती। द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द च्यूइंग गम आफ्टर द फ्लेवर इज गोन, इट इज कॉल्ड चिली। चिली, इट इज़ मेड फ्रॉम द मिल्की जूस ऑफ जापोटा ट्री होता है, उसके मिल्की जूस से बनता है चिंगम। गैदरिंग आर लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल, जो गैदरिंग है वो ग्लोबल लेवल पे इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। प्रोडक्ट्स ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, तो ऐसी जो गैदरिंग वाली एक्टिविटी है वो वर्ल्ड में नहीं चली। पेस्टोरलिज्म, at some stage in history with the realization that hunting is an unsustainable activity, जब सोसाइटी को ये पता लग गया कि जो हंटिंग है ये सस्टेनेबल नहीं है, आगे समय तक नहीं चलेगी, तो ह्यूमन बींग्स माइट हैव थॉट ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ह्यूमन बींग्स ने एनिमल्स को हंटिंग करने के बजाय उनको पालना शुरू कर दिया अपने पर्पस के लिए। Depending on the geographical factors and technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level. तो जोग्राफिकल फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेस पे ह्यूमन बिंग ने एनिमल को पालना शुरू कर दिया अपने सबसिस्टेंस के लिए, जीवन यापन के लिए, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए भी। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म is a primitive subsistence activity in which the herders rely on animals for food, clothing, shelter, tools and transport. इसमें क्या होता है, सोसाइटी एनिमल्स पे डिपेंडेंट होती है अपनी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर टूल्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब क्योंकि ये नोमैडिक है, ठीक है, तो ये प्लेस टू प्लेस मूव भी करती है, टू अनदर अलोंग विद देयर लाइफ स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर। तो जहाँ पे इनको क्वालिटी ऑफ पेस्चर या वाटर मिलता है वहाँ पे ये नोमैड की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं अपने हर्ड्स को लेकर, अपने पशुओं के झुंड को लेकर। ए वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल इज कैप्ट इन डिफरेंट रीजन्स। इन ट्रॉपिकल अफ्रीका कैटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक, वाइल इन सहारा द एशियाटिक डेजर्ट शिप, गोट्स एंड कैमल। तो डिपेंड करता है जोग्राफिकल एरिया पे, अलग अलग तरीके के एनिमल्स को हर्ड में रूप में रखा जाता है। Movement in search of pastures is undertaken either over past horizontal distances or vertically from one elevation to another in the mountainous region में ज़्यादा ऊंचाई पे जाया जाता है in the search of pasture, और horizontally भी घूमा जाता है in search of pasture. The process of migration from plain areas to pastures on mountainous during summers, तो समर में माउंटेन एरिया पे चले जाते हैं, अगेन फ्रॉम द माउंटेन पेस्चर्स टू प्लेन एरियाज, और फिर पहाड़ी से प्लेन एरिया में आ जाते हैं सर्द के मौसम में। ड्यूरिंग विंटर्स इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। तो इस एक्टिविटी को, इस ट्रांसपोर्टेशन को, कि गर्मियों में माउंटेन्स पे चला जाए और सर्दियों में प्लेन्स में आ जाए, इस एक्टिविटी को नोमैडिक पेस्टोरलिज्म की ट्रांसह्यूमेंस बोला जाता है। In mountain regions, such Himalayan Gujjars, Bakkarwala, Gaddis and Bhotiyas migrate from plains to mountains in summers and to plains to the plains from higher altitude pastures in winters. Similarly, in the tundra region में क्या होता है, nomadic herders move from south to north in summers and north to south in winters. तो जो टुंड्रा रीजन में रहने वाले नोमैडिक हर्डर्स हैं वो साउथ से नॉर्थ में चले जाते हैं गर्मियों में, और नॉर्थ से साउथ में आ जाते हैं विंटर्स में। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, अनलाइक नोमैडिक हर्डिंग के अलावा जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक है, रियरिंग इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव होता है। जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक है वो कैपिटल इंटेंसिव होता है, पैसा लगाया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंचिंग इज इसेंशियली एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रैंचेस।
तो ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कमर्शियल लाइव स्टॉक की, और परमानेंट रेंचेस में रखा जाता है। These ranches cover large areas and are divided into a number of parcels which are fenced to regulate the grazing. When the grass of one parcel is grazed, जब एक पार्सल की जो घास है वो ग्रेज की जाती है, एनिमल्स आर मूव्ड टू अनदर पार्सल। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए पैस्चर इज केप्ट अकॉर्डिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पैस्चर। Rearing of animals in ranching is organized on a scientific basis. The main emphasis on breeding, genetic improvement, genetic disease control and health care of the animals. तो जो कमर्शियल रियरिंग होती है एनिमल्स की, उसमें ब्रीडिंग पे ध्यान दिया जाता है और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे एनिमल्स की, डिसीज़ कंट्रोल पर, हेल्थ केयर पे एनिमल्स की ध्यान जाता है टू फॉर दियर वो कमर्शियल पर्पस। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इम्पोर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग्स प्रैक्टिस। तो कहाँ कहाँ पे कमर्शियल लाइव स्टॉक होता है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ पे पैस्चर्स अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। प्रिमिटिव या प्राइमरी एक्टिविटी में एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विच गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम। फॉलोइंग आर द मेन एग्रीकल्चर सिस्टम। एक होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है। इट कैन बी ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली practiced by many tribes in the tropics, especially in Africa, South and Central America and Southeast Asia. The vegetation is usually cleared by fire and the ashes add to the fertility of the soil. वेजिटेशन को जलाया जाता है और जो राख है उस फायर की, उससे फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है सोयल की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि वेजिटेशन को जला के वहाँ पे खेती के लिए अवेलेबल कराई जाती है वो लैंड। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ झूम बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी एट डिफरेंट पार्सल्स। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो एक प्रॉब्लम है वो ये भी है कि इसमें सोयल की फर्टिलिटी चली जाती है। इट इज़ प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इन डिफरेंट नेम्स, और अलग अलग नाम से जानी जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ट्रॉपिकल रीजन में इसको झूमिंग बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, और एंड मैक्सिको में, और लाडांग बोला जाता है इंडोनेशिया और मलेशिया में। इंटेंसिव सबसिस्टेंस, एक तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हो गया, अब यह इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लाइवली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मानसून एशिया। तो मानसून एशिया का जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस, इसमें भी दो प्रकार की है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में। एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी कल्टीवेशन, जिसमें पानी ज़्यादा यूज होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, लैंड होल्डिंग्स कम होती है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। फार्मर अपनी फैमिली के साथ ही काम करता है, जिससे लेबर इंटेंसिव बन जाती है। यूज़ ऑफ मशीन इज लिमिटेड एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर मेड बाय द मैनुअल लेबर। ज़्यादातर मशीन कम और मैनुअल लेबर ज़्यादा होती है। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी of the soil. In this type of agriculture, the yield per unit area is high but the labor productivity is low. तो लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है लेकिन फिर भी yield ज़्यादा होती है।
दूसरा जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पेडी। एक तो चावल वाली थी पेडी वाली, ये अदर देन पेडी वाली खेती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ही है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलीफ क्लाइमेट सोयल एंड सम ऑफ द अदर जोग्राफिकल फैक्टर इट इज़ नॉट practical to grow paddy in many parts of the monsoon Asia. Wheat, soybean, barley and sorghum are grown in northern China, Manchuria, North Korea and North Japan. In India, wheat is grown in western parts of the Indo-Gangetic plains and millets are grown in the parts of the western South India. तो इंडिया में जो वेस्टर्न एंड साउथ इंडिया है वहाँ पे मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं डोमिनेंट मात्रा में। द यूरोपियंस ऑर्गेनाइज्ड मैनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड, यूरोपियंस colonized many parts in the world and they introduced some other forms of agriculture such as plantation which are mainly profit oriented large scale production system। तो जब यूरोपियन ने कॉलोनी बुलाई इंक्लूडिंग इंडिया, तो उन्होंने कुछ नए टाइप के एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड थी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मैंशन अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस इन कॉलोनी सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स। तो ये टाइप की प्लांटेशन क्रॉप्स थी। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एंड लार्ज स्टेट्स ऑफ प्लांटेशंस, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैनेजरियल टेक्निकल सपोर्ट, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन होता था। इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर में कैपिटल भी ज़्यादा इन्वेस्ट होता था, मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती थी, साइंटिफिक मेथड चाहिए होते थे कल्टीवेशन के। क्रॉप स्पेशलाइजेशन, चीप लेबर एंड ए गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स द स्टेट्स ऑफ द फैक्ट्रीज एंड मार्केट्स फॉर द, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए होता था प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड कोका एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। ऐसे ही फ्रांस ने वेस्ट अफ्रीका में कोका और कॉफ़ी प्लांटेशन लगाए। ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया एंड श्रीलंका, रबड़ प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़। स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हैविली इन कोकोनट। स्पेनिश और अमेरिका ने कोकोनट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। Sugarcane plantation in Philippines. The Dutch once had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia. Some coffee fazendas, large plantation in Brazil are still managed by Europeans. अभी भी ब्राज़ील में कुछ कॉफ़ी के जो प्लांटेशन है वो यूरोपियंस के ही हैं। Today, ownership of the majority of the plantation have placed into the hands of the government and the nationals of the country. अब जो प्लांटेशन की ओनरशिप है वो वहाँ हर देश की गवर्नमेंट के हाथ में ही आ गई है। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, द साइज ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज। इसमें फार्म का साइज बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर एंटायर ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम प्लॉइंग टू हार्वेस्ट आर मैकेनाइज्ड हो गया अब। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज बेस्ट डेवलप्ड इन यूरेशियन स्टेपीज, कैनेडियन and American prairies, pampas of Argentina, velds of South Africa, Australian downs and Canterbury plains of New Zealand. Mixed farming क्या होती है? This type of agriculture is found in the highly developed parts of the world में mixed farming पाई जाती है। तो mixed farms are moderate in size and usually the crop associated with it are wheat, barley, oats, yet maize fodder। तो ये मिक्स फार्मिंग में ये फसल उगाई जाती है। एंड रूट क्रॉप्स, फोडर क्रॉप्स आर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। फोडर क्रॉप एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मिक्स्ड फार्मिंग का। क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी। इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टिवेशन एंड एडी हस्बेंड्री में दोनों पे ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसे मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग इज करेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म एंड मशीनरी पे अच्छा एक्सपेंडिचर किया जाता है। Building extensive use of chemical fertilizers and green manures and also by the skill and expertise of the farmers. Dairy farming क्या होता है? Dairy is the most advanced and efficient type of rearing of milk animals. दूध देने वाले एनिमल्स को पाला जाता है। It is highly capital intensive है,
पैसा बहुत लगता है। एनिमल सीड्स स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फोडर feeding and milching machines added to the cost of dairy farming. Special emphasis is laid on cattle breeding, healthcare and veterinary services. डॉक्टर की सर्विसेज भी देनी पड़ती है, वेटरनरी सर्विस, कैटल ब्रीडिंग पे ध्यान देना पड़ता है, हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जब जाके डेयरी फार्मिंग सक्सेसफुल होती है। It is highly labor intensive as it involves rigorous care in feeding and milching. There is no ऑफ सीज़न ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप राइजिंग। जैसे कि फसल में ऑफ सीज़न होता है, एनिमल हस्बेंड्री में या डेयरी फार्मिंग में कोई भी ऑफ सीज़न नहीं होता। लेबर इंटेंसिव काम है ये, इसमें लेबर बहुत लगती है क्योंकि फसल वो फोडर वगैरह खिलाना होता है एनिमल्स को, उनकी हेल्थ की केयर करनी पड़ती है। It is practiced mainly near urban and industrial centers which provide neighborhood market for fresh milk and dairy products। और ये शहरों के आसपास ही इस्टेब्लिश होती है डेयरी फार्मिंग, ताकि आसपास के शहरों में ताज़ा दूध सप्लाई किया जा सके। The development of transportation, refrigeration, pasteurization and other preservation process have increased the duration of storage of various dairy products की अब जो ड्यूरेशन है, स्टोरेज है, वो बढ़ गई है रेफ्रिजरेशन और पैस्चराइजेशन की वजह से। तो देर आर 3 मेन रीजन्स ऑफ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। द लार्जेस्ट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में डेयरी फार्मिंग बहुत होती है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। सेकंड इज़ कनाडा एंड द थर्ड लेफ्ट इज़ साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड तस्मानिया। Mediterranean agriculture is highly specialized commercial agriculture. It is practiced in the countries on either side of the Mediterranean के दोनों तरफ जो कंट्रीज है वहाँ पे मेडिटेरियन एग्रीकल्चर खूब अच्छी होती है। विटीकल्चर क्या है? ग्रेप कल्टीवेशन को विटीकल्चर बोलते हैं, जो स्पेशलिटी ऑन द मेडिटेरियन रीजन में ही होती है। बेस्ट क्वालिटी वाइन्स इन द वर्ल्ड विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स से वाइन बनाई जाती है। द एडवांटेज ऑफ मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज दैट मोर वैल्यूबल क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन विंटर्स व्हेन देयर इज अ ग्रेट डिमांड फॉर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर स्पेशलाइज इन द कल्टिवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की खेती करने को मार्केट गार्डनिंग बोलते हैं। Solely for the urban markets, farms are small and are located where there are good transportation links with the urban center. Very high income group of countries is located. It is both labor and capital intensive and less emphasis on the use of irrigation, high yielding variety seeds, fertilizer, insecticide, greenhouse, आर्टिफिशियल हीटिंग इन कूलर रीजन्स। ठंडे रीजन में आर्टिफिशियल हीटिंग की जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिया जाता है, फर्टिलाइजर, अच्छे बीज, इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। तो मार्केट गार्डनिंग में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। द नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोविंग फ्लावर्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, स्पेशली टूलिप्स विच आर फ्लोन टू द मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप, जो यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। Regions where farmers specialize in vegetables only, the farming is known as truck farming. वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसे ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट इज अ ट्रक कैन कवर, तो इसलिए ट्रक फार्मिंग बोलते हैं, हैंस द नेम ट्रक फार्मिंग। इन एडिशन टू द मार्केट गार्डनिंग, ए मॉडर्न डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ नॉर्थ अमेरिका इज ए फैक्ट्री फार्मिंग। तो इन एडिशन टू द मार्केट गार्डनिंग ए मॉडर्न डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल रीजन की वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, से फैक्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, मतलब फैक्ट्री के पास ही फार्मिंग करना। कोऑपरेटिव फार्मिंग, ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिलके, कुछ किसान मिलके आपस में कोऑपरेटिव फार्मिंग करते, सोसाइटी बनाते, बाय पूलिंग इन देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, ताकि ज़्यादा मुनाफा हो सके। इंडिविजुअल फार्म रिमेन इंटैक्ट एंड फार्मिंग इज ए मैटर ऑफ कोऑपरेटिव इनिशिएटिव। Cooperative society help farmers to procure all import inputs of farming, sell the product to the most favorable terms and with the help in quality product at cheaper rates. Cooperative movement originated over a country ago and has been successful in many Western European countries like Denmark, Netherlands, Belgium, Sweden, Italy. In Denmark, the movement has been
सो सक्सेसफुल दैट प्रैक्टिकली एवरी फार्मर इज ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव। डेनमार्क में तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कोऑपरेटिव फार्मिंग कि हर किसान किसी न किसी कोऑपरेटिव का सदस्य होता है। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है? द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। इसे कलेक्टिव फार्मिंग है। कलेक्टिव फार्मिंग ऑफ द मॉडल कॉलखोज बोलते हैं इसे। वाज इंट्रोड्यूस इन द अस्टवाइल सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस हुआ था कॉलखोज टू इम्प्रूव अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रीवियस मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, मेनली एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कॉलखोज मतलब कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था सोवियत यूनियन में। द फार्मर्स यूज्ड टू पुल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक land, livestock, labor. However, they were allowed to retain very small plots to grow crops in order to meet their daily requirement। के लिए उनको छोटी सी ज़मीन दी जाती थी, बाकी वो कलेक्टिव फार्मिंग में दे देते थे। Mining, the discovery of minerals in the history of human development is reflected in many stages in terms of copper, Bronze Age and Iron Age. The use of minerals in ancient times was largely confined to the making of tools, utensils and weapons. The actual development of mining began with the Industrial Revolution and its importance is continuously increasing. Factors affecting mining activity, कौन से factors जो mining activity को बढ़ाते हैं? Profitability of mining operations thus depends on the two main factors. Physical factors include the size, grade and mode of occurrence of the deposits. Economic factors such as the demand for mineral technology available. इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? मिनरल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मेथड्स ऑफ माइनिंग, कौन से मेथड्स है जिससे माइनिंग की जाती है? डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ अकरेंस एंड द नेचर ऑफ ओर, कैसा ओर है, मेथड मोड ऑफ अकरेंस क्या है। माइनिंग ऑफ टू टाइप्स की होती है, एक सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। द सरफेस माइनिंग आल्सो नोन एज open cast mining is the easiest and the cheapest way of mining minerals that occur close to the surface। जो सरफेस पे माइनिंग होती है उसे ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं, सरफेस माइनिंग बोलते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस पे होती है। ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो इन द मैटर। द आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड होती है। व्हेन वन ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, जब जमीन के नीचे दबा होता है माइनिंग तो उसे अंडरग्राउंड माइनिंग बोलते हैं। शाफ्ट मेथड से उसको माइनिंग किया जाता है। हैज शाफ्ट मेथड हैज़ टू बी यूज्ड इन दिस मेथड। वर्टिकल शाफ्ट मतलब गहराई में नीचे को खोदा जाता है। हैव टू बी संक फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएट टू रीच द मिनरल्स। मिनरल्स आर extracted and transported to the surface through these passages. It requires specially designed lifts, drills, haulage machines, ventilation system for safety and efficient movement of people and material. This method is risky. Poisonous gas, fires, floods and cavings in lead to fatal accidents. The developed economies are retreating from mining. डेवलप्ड इकोनॉमी अब पीछे हो रही है माइनिंग से। प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट, क्योंकि इसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। वाइल द डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज लेबर फोर्स आर स्ट्राइविंग फॉर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। डेवलपिंग कंट्री के लिए बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। सेवरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड फ्यू ऑफ साउथ अमेरिका एंड एशिया हैव ओवर 50% ऑफ द अर्निंग्स फ्रॉम द मिनरल अलोन। उनकी लगभग 50% जो इनकम है वो मिनरल से आ रही है। So we have completed this chapter. Download our app Bhadri Foundation to read all NCERTs from class 6 to 12th.